जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था एलसीआर सर्किट, है ना? जी सर जी। ओके, तो नेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है एलसीआर में पावर कंजम्पशन, वो भी एवरेज पावर। एवरेज पावर इन एलसीआर। एलसीआर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पावर कंजम्पशन बेटा आप जरा एक बार राइटिंग विजुअल भी देख लो, कभी कभी ये होता है कि बोर्ड प्रॉपर लगता है बट रिटर्न का प्रॉपर नहीं होता है। एक बार इसको भी चेक कर लो वेदांत। यस सर, क्लियर है सर। ओके, तो एलसीआर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें पता है देयर इज एन इंडक्शन कॉइल, अ कैपेसिटर एंड a resistance are connected in series with an external source of AC supply. It's said to be series LCR circuit। और इसमें जो एवरेज पावर कंजम्पशन है उसके लिए हमें फॉर्मूला डाइव करना है और अंडरस्टैंड करना है कि उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो पावर कंजम्पशन के हमारे पास में 9th-10th स्टैंडर्ड पे हमने रीड कर रखा है। वी हैव थ्री फॉर्मूला, एक क्या था आई स्क्वायर आर, अदर वन इज बी स्क्वायर अपॉन आर एंड नेक्स्ट इज आई ई और आई वी। ठीक है ना, ये थ्री फॉर्मूले हैं in terms of the current and resistance, in terms of the potential difference and the resistance, in terms of the current and voltage। तो यहां हमें ऑलरेडी पता है जब हम सर्किट डिस्कस कर रहे हैं तो वोल्टेज को हम कंसीडर कर रहे हैं एज एन ईएमएफ और जिसका सिंबल हम ई यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। तो यहां जो पावर है वो एक्चुअली क्या होगी, आई ई होगी। बट हमें ये फाइंड आउट नहीं करनी है पी इक्वल्स टू आई लाइक दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई वी। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज पावर, क्योंकि हम साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो इस एवरेज पावर कंजम्पशन ये, इसके लिए हमें क्या करना है ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 to t जो टाइम लिमिट्स है वो लेनी है, आई ई डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल मीन 0 to t। ठीक है ना, क्लियर? इस फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एवरेज कंजम्पशन का पावर और उसका एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल। यहां से देखते हैं कि जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी एंड लिमिट इज 0 to t, सो दिस इज जस्ट टी। और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशंस क्या क्या है हमारे पास में, आई की आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई की ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इट इज क्लियर फ्रॉम द लास्ट डिस्कशन द ईएमएफ ई leads to the current in a LCR circuit y affairs phi and value of phi depend upon the other terms using in this calculation। है ना, ये तो क्लियर है सबको? E and I? यस सर। ओके, तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की और मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की, ये तो हमें आउटसाइड ले लेनी चाहिए एज ए कांस्टेंट, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई इसका इंटीग्रेशन जस्ट टी है, मिल जाएगा। अब ये बचा है हमारे पास इंटीग्रेट करने 0 to t रिमेनिंग वैल्यू आई नॉट हमने आउटसाइड ले लिया है, दिस साइन ओमेगा टी, और ई नॉट आउटसाइड ले लिया है तो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड इस टोटल को इंटीग्रेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। आई नॉट ई नॉट अपॉन टी, और पहले इसको फॉर्म बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। देखते हैं इसको पहले एक बार ओपन करते हैं। साइन ओमेगा टी ऑलरेडी है हमारे पास में, और ये वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। क्या होगा ये, इसको जब हम ओपन करेंगे दिस इज साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट तो हो नहीं सकता, आई थिंक सो सबको कंफर्म है ये साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अब जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे आई नॉट टी नॉट अपॉन टी 0 to t। अब यहां देखते हैं ये टर्म हो गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा। यहां पर एक स्टेप जरा हम देख लेते हैं, जैसे ही सेकंड वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाइव, जरा यहां अलग से चेक करते हैं इसको, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाइव, यही आएगा ना सेकंड टर्म। वेदांत? यस सर। तो इसका मतलब हम यहाँ
हाँ शायद बोलो बोलो पहले। 1 सेकेंड सर। हम्म सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया लग रहा। मैंने ये कहा ये फॉर्मूला कंफर्म है आपको, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना? बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? यस सर। तो इसी से तो ओपन किया है इसको, ओमेगा टी को एज ए कंसिडर किया, फाई को एज ए बी कंसिडर किया, तो ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और उसके बाद ये साइन ओमेगा टी तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो टोटल पे मल्टीप्लाई होगा। मीन फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया तो साइन ओमेगा टी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और सेकंड टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मैंने उधर लिखा है वो आएगा, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसमें हम एक चेंज करने वाले हैं, हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें ये मिल जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई अपॉन 2, ठीक है ना? आकाश ये कोई फॉर्मूला है, साइन ए 2 साइन ए कॉस ए? आकाश सर साइन है और 2 साइन है सर, कॉस का नहीं है सर साइन 2 है। साइन 2 है, यस सर, दिस इज द फॉर्मूला, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। तो इनडायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला ही बनाया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, यहां 2 आ गया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मतलब ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया एज दिस, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। सॉरी यहां फाई लिखा है मैंने, दिस। तो इस सेकंड टर्म में हम यही करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो हम इसको लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/2, क्योंकि अपॉन वाला तो यूज नहीं हो रहा है, साइन 2 ओमेगा टी एंड साइन फाई, ये टर्म। और इस पूरे के साथ में ऑलरेडी पता है dt तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, इसी के टर्म पे इंटीग्रेट होना है। अब इसको जरा रद्द कर लेते हैं, ठीक है? अब यहां नेक्स्ट, अब इनको इंटीग्रेट करना है हमें, और ये 2 टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और सेकंड टर्म साइन 2 ओमेगा। एक बार तुम लोगों को शॉर्ट में बता देते हैं, और जिनके पास भी बायो है वो इस टर्म को चाहे तो लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बट एक बार मैं ड्राइव करके दिखाता हूं, अदरवाइज आप यहां पर एक मैं नोटिस दे रहा हूं आपको, ये जब भी हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt, तो आपको पता है कि t का फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो इंटीग्रेट होगा, कॉस फाई एज ए कांस्टेंट होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन इस कंप्लीट साइकिल पे आएगा, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा t/2 कॉस फाई, पूरा सॉल्व करने के बाद, मतलब इसका इंटीग्रेशन। और दूसरा टर्म है ये 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, तो इसमें साइन फाई एज ए कांस्टेंट होगा, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी ओवर लिमिट 0 टू टी, दिस बिकम, ये 0 के इक्वल होगा। तो हम चाहें तो ये वैल्यू 2 लर्न रख सकते हैं डेरिवेशन को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही हम इस वाले टर्म पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी t/2 कॉस फाई, ये रह जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन हम एक बार तुम्हें इंटीग्रेट करके भी दिखा देते हैं इसको, लेकिन अभी डेरिवेशन में हम इसको यूज कर लेते हैं। आकाश ये जो 2 टर्म मैंने लिखे हैं ये विजुलाइज हो रहे हैं सबको? यस सर। तो इनका अगर हम यूज करें तो हमारे पास में रिजल्ट ये रहेगा, एवरेज पावर कंज्यूम इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट अपॉन टी, तो ये ऑलरेडी है। और सेकंड टर्म हमने क्या बताया, ये वाला जब इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी, तो ये 0 आएगी वैल्यू, और फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t/2 कॉस फाई। तो हम यहां पुट कर सकते हैं, मतलब t/2 कॉस फाई, 0 वाला टर्म रिमूव हो गया। नेक्स्ट सेकंड से जो ये पूरा, क्योंकि ये तो सबके साथ में है ना, पूरे के साथ में, ये
इस तरीके से, जो आउटसाइड लिया था आपने वो तो स्टार्ट से ही कॉमन ले रखा है, तो इसका एक बार इससे मल्टीप्लीकेशन होगा जो भी सॉल्व होके आएगा, एक बार इससे, वो वाला तो 0 है, तो ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ t कैंसिल हो रहा है, हमारे पास में जो टर्म बचा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू ई नॉट अपॉन रूट 2 cos फाइव। आकाश ऐसे लिखा जा सकता है, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया है हमने, कोई प्रॉब्लम? यस सर, इतनी मैथ्स तो पढ़ी थी। ठीक है, ओके। तो नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि तुमने इतनी मैथ्स नहीं पढ़ी है, कभी कभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में इशू रहता है, तो क्यों लिखा है वो। यस सर, यस सर। हाँ, तो लॉजिकली इसको नोटिस किया गया है। लॉजिकली से मतलब है वी ऑलरेडी सॉल्व द वैल्यू दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसका फॉर्मूला था आई नॉट अपॉन रूट 2, सेम एज फॉर द ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज ई नॉट अपॉन रूट 2। ऐसा ही आया था ना रिजल्ट हमारा, या फिर 0.07। तो इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सो वी कैन राइट नाउ आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस इंटू कॉस फाइव। ये फॉर्मूला हो गया पावर कंजम्पशन का, एवरेज पावर कंजम्पशन इन एलसीआर सर्किट। ये अब तो फॉर्मूला अभी हमें पता है कि हम एमसीक्यू पैटर्न में है, तो उसमें हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही जरूरत पड़ेगा। अब इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है, वो हम तुम लोगों को नोट करा देते हैं। लाइक अगर यहां पर कुछ कंडीशन देखते हैं, पहले तो एलसीआर को डिस्कस कर लेते हैं। एलसीआर की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो कॉस फाई होगा, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कॉस फाई ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। और ये पावर फैक्टर आएगा कहां से? एलसीआर का अगर हम डायग्राम देखें तो वो ये था, दिस वन, बीएल सॉरी ई एल माइनस ईसी ई आर आई, और ये इसका फेजर डायग्राम हमने बनाया था टी। याद आया बेटा? यस सर, आ गया याद। जी सर। तो इसी में अगर हम यहां से, क्योंकि ये एलसीआर सर्किट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो अगर कॉस फाई की वैल्यू निकालना चाहे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? दिस वन ई आर, और हाइपोटेनियस क्या है? दिस इज ई, ये है। तो इसका मतलब कॉस फाई को जब हम यूज करेंगे तो ई आर अपॉन ई होगा। ई आर का मतलब क्या है? आई आर, वोल्टेज और ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर लिखेंगे। और ई का मतलब क्या है? आई इंटू जेड, है ना? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जेड के बारे में, इट इज द इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो ये जब रिजल्टेंट ई लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? करंट इंटू द इंपीडेंस। तो क्या होगा? आई जेड, तो आई इज कैंसल आउट, तो सिंपली कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई? आर अपॉन जेड। ये पावर फैक्टर की यहां वैल्यू है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीआर का जो इंपीडेंस हमने सॉल्व किया था वो क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, यही था ना? यस सर, यही था। यस सर। तो ये मतलब हमें ये पता चल गया, ये पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है। यहां कॉस फाई जो है वो पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर का मीन्स है रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस ऑफ दैट सर्किट। और अब इसमें कुछ कंडीशंस है, तो इसको रख कर लेते हैं, फिर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। क्या तुम लोगों को ये इंट्रीगेट करके वो जो नीचे लिखा था हमने नोटिस के लिए दो फॉर्मूले, बताएंगे कैसे आए थे इंटीग्रेशन? तो थोड़ा थोड़ा समझ लिया सर, बाकी एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेंगे तो फिर पक्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहे तो हमसे कल फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है पूरा? ओके सर। ओके, तो अब हम इसकी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट जब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
यही पावर की हम बात कर रहे हैं, एवरेज पावर की अभी बात कर रहे हैं। फॉर यहां पर दो कंडीशन यूज करते हैं। फर्स्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, और इसमें जो एवरेज पावर कन्वेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये बात तुम लोग को ध्यान रखनी है, एमसीक्यूज में यूज हो सकती है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट इट इज ऑल्सो 0। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, ओनली इंडक्टेंस या ओनली कैपेसिटेंस है, तो देयर इज नो एवरेज पावर कंजम्पशन इन दैट टाइप ऑफ सर्किट। मींस इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज आल्सो 0, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू सच टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज द डॉटलेस करंट। ये हमने पहले भी बताया था तुम लोगों को। तो क्या इन दोनों ये दोनों बातें नोटिस हो रही है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट अगर गिवन है तो भी पावर कंजम्पशन 0 रहेगा एवरेज, और प्योर कैपेसिटिव है तो भी 0 रहेगा, जब तक कि सर्किट में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? जी सर। नहीं, अभी डाउट है आकाश को या वेदांत सर एलसी अगर सर्किट है, मतलब दोनों एल और सी कॉम्बिनेशन में आर नहीं है, तभी वाटलेस रहेगा। हाँ बिल्कुल, पावर कंजम्पशन 0 ही है। अभी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं इन दोनों पॉइंट्स को। अगर हम प्योर इंडक्टिव का क्या लें, फेवर डायग्राम, तो देख लो ऑलरेडी हमें पता है। अगर सर एलआर सर्किट हो तो वाटलेस रहेगा? नहीं होता, तो मैं लिख तो वाटलेस है ही नहीं। नहीं नहीं, इसीलिए तुमने सिर्फ क्या लिखा है, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। अब यहां देख लो, हम इसको क्लैरिफाई भी कर देते हैं। अगर हम फेवर डायग्राम लें प्योर इंडक्टिव सर्किट का, तो प्योर इंडक्टिव में क्या होगा, सिर्फ एक इंडक्शन कॉइल, दैट इज सोलेनॉइड, इसको बोल सकते हैं। और तो उसका फेवर डायग्राम कैसे बनेगा, आई का डायरेक्शन अगर हमने ये लिया है तो ई एल का डायग्राम ये होगा। प्योर इंडक्टिव है तो मतलब एक ही कंपोनेंट है, वो है ई एल। ठीक है ना, देख पा रहे हो तुम लोग, यही होगा द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें ऑलरेडी क्लियर है, आप लोग डिस्कस कर चुके हो, हम भी ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। द ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्शन कॉइल इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ लीड्स टू द करंट वाई अ फेज पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। है ना आकाश? यस सर। तो यही डायग्राम बनेगा उसका। फेजर आई इस डायरेक्शन में है तो ईएल उससे 90 फॉरवर्ड। सर एल नहीं सर, नीचे की तरफ होगा सर, लैग करता है ना सर? नहीं लैग नहीं करता, करंट लैग करता है, लैग करता है, लीड करता है प्योर कैपेसिटिव में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ लैग करेगा। यस सर, प्योर कैपेसिटिव में ईएमएफ लैग करेगा और प्योर कैपेसिटिव में इंडक्टिव में लीड करेगा। हाँ तो वही तो है, ये इंडक्टिव का ही तो है, ईएल तो लीड कर रहा है ना। आई अगर ऐसे तो फिर 90 फॉरवर्ड है ये। यस सर, मुझे सी लिखा हुआ है, मैं सी समझ गया। ओके, अब यहां पर अगर हम cos फाई डिस्कस करना चाहें तो cos फाई यहां पर देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो एक्चुअली बेस है ये, या एलसीआर में ही सर्किट को हम ले लें, जैसे ई इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस एलसीआर का तो वो था। इसका हाइपोटेनियस कहां से कंसिडर करोगे, ई आई का जो एंगल है वो कितना है, वहां तो ई आई का एंगल फाई था और यहां कितना एंगल है 90, तो मतलब यहां के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी है, एंगल बिटवीन द ई एंड आई 90 है या नहीं है? सर 90 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब हमें यह cos फाई को लिखना चाहिए cos 90, और cos 90 लिखते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में प्योर इंडक्टिव के लिए इसको यूज करेंगे, द वैल्यू ऑफ cos फाई इज 0 फॉर द प्योर इंडक्टिव सर्किट, सो एवरेज पावर कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू 0। हो गई ना? ये तो ये लिखा है मैंने, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर कंज्यूम 0। अब सेम एज कैपेसिटिव की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर में ईएमएफ कहा जाता है नीचे की तरफ। एक मिनट, कैपेसिटर का ईएमएफ डिस्कस करते तो ये होता है ईसी,
यहाँ क्या होता है, I leads to the current या EMF leads to the current Y and angle 90 degree means once again the value of cos phi is 0 for the pure capacitive circuit. So ये भी आपके लिए क्लियर है, the value of cos phi is 0 for both the circuits, pure inductive and pure capacitive circuit. Therefore, according to this formula, the average power consumption is 0 in pure inductive and pure capacitive. क्लियर कि नहीं? अब भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहां तो ये पावर कंजम्पशन की बात हो गई। तो दो सर्किट में ध्यान रखनी है आपको, और क्यों है वो cos phi की वजह से है, इसका रीजन है। अब एक चीज और बता देते हैं, एक अभी आगे कंडीशन आएगी रेजोनेटिंग सर्किट, LCR सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट। तो सर्किट को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती। सर्किट में क्या है, हमने बताया था तुम लोगों को, जो हमने एक्सटर्नल सोर्स सर्किट पे अप्लाई करते हैं, जैसे ये LCR है, अभी बनाया था, अभी फिर बना लेते हैं, LC एंड R, ये R हो गया, ये C हो गया, ये L हो गया। यहां पर एक्सटर्नल सोर्स है, जो भी EMF सप्लाई है। इस सोर्स की अल्टरनेटिंग है तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी होती है नहीं होती है? 10th में भी आप लोगों को DC और AC की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाता है। तो और शायद वैल्यू भी आपको इंडियन फ्रीक्वेंसी की बताई गई थी 10th में। किसी को याद है, बताएगा मुझे कितनी थी वो? 50 हर्ट्ज। हाँ बिल्कुल राइट। और डीसी के लिए ये 0 होती है, आपको पता है, क्योंकि वो अल्टरनेट नहीं होता, डायरेक्ट करंट होता है ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। है तो इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और सर्किट की हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो बना तो फाइनली मैटर से है, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, और ये सब तुम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं वाइब्रेटिंग फॉर्म में है। तो इसका मतलब वेव मोशन, फ्रीक्वेंसी का मोशन हर जगह है, फ्रीक्वेंसी हर जगह है। तो हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हम पहले ही बता चुके हैं, वेन एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स becomes nearly equal or equals to the frequency of natural frequency of the system on which the force is applied. This is the condition of resonance, amplitude of circuits or system going on increasing. जैसे ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल सोर्स जो अप्लाई किया गया उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल या नियरली इक्वल होती है, वहां पर उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस फेनोमेना को हम रेजोनेंस नाम से जानते हैं, जो मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा, और उसकी एक कंडीशन है। तो हम सर्किट पे नहीं जा रहे, क्योंकि सर्किट तो ही बनेगा। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट। सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या सॉल्व करने जा रहे हैं वो पहले बताते। पहले इसको रब कर लेते हैं, 1 मिनट। ये टॉपिक हो गया सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट, और इसमें हमें जो डिस्कस करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको डिस्कस करना है। तो सर्किट तो अभी मैंने बनाया था, फिर से बना देता हूं। L, C एंड R रफली ड्रॉ कर लीजिए इसको। ये अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, L हो गया, ऐसे हो गया। सर्किट वही है जो LCR था, सिंपली वही। अब इसकी रेजोनेंस कंडीशन को डिस्कस करना है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये समझ सकते हैं, whenever the frequency of external source applied on the series LCR circuit becomes equal or nearly equal to the natural frequency of LCR circuit, the circuit is under the condition of resonance, and in this condition the frequency is said to be resonance frequency, and we want to calculate that frequency. So what should be the condition of resonance? Resonance होगा तब, उसकी एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये तुम लोग को ध्यान रखनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, ऑप्शनल में भी हो सकती है, मींस एमसीक्यू क्वेश्चन में भी। वो ये है, XL मस्ट बी इक्वल्स टू XC फॉर द रेजोनेटिंग कंडीशन ऑफ LCR सर्किट।
मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देन द सर्किट इज अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, तो इसी पे हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक्सएल को हमने क्या बताया था, ओमेगा एल लिखते हैं। तो अगर, और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस की कंडीशन में इसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल होगा ये ओमेगा नॉट एल, और एक्ससी क्या था, 1 ओमेगा सी, तो ये होगा 1 ओमेगा नॉट सी। इसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर। ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट को वन साइड ले लेते हैं, मीन्स ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया 1/LC। और यहां पर अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ओमेगा नॉट और यहां रूट लग जाएगा, दैट इज 1/√LC। यहां तक हो गया। अब ये भी हमें पता है जो ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf0, है ना, 2πn या 2πf या 2πν, हम जो भी लिखें, फ्रीक्वेंसी का जो भी सिंबल यूज करें, चाहे वो एफ हो, एन हो या न्यू हो, ठीक है ना। तो ये तो हुई एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब जनरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो f0 होगी, तो ओमेगा नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2πf0 से, दिस इज 1/√LC, एंड so f0 is equals to 1/2π√LC. This is the resonating frequency of a series LCR circuit. इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम्स में, एकेडमिक्स में आते रहते हैं, कंफ्यूजन में भी आते हैं और एमसीक्यूज में भी पॉसिबल है इसके किसी भी स्टेप पे। ये आपको ध्यान रखना होगा कब कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या ओनली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ओनली फ्रीक्वेंसी इज दिस 13 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इफ दिस। और इस फॉर्मूले यही एलसी ऑसिलेशन जब हम आगे यूज करेंगे तो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी यही आएगी 1/2π√LC, जिसमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूज हो रहा है इसमें। हाँ, समझ में आ रही है बात? जी सर। वेदांत, बताओ। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ट्राई करना, मिल जाएंगे काफी सारे बुक्स में। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और रेजोनेटिंग कंडीशन है, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है। दिस इज द रेजोनेटिंग कंडक्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो 1 मार्क्स में बहुत बार आया है, तो उसको भी डिस्कस कर। अभी अभी हमने पावर कंजम्पशन की बात की थी, तो जैसे कि क्वेश्चन यहां पर हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। दूसरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, ये अंडरस्टूड है कि एलसीआर के लिए है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों में जल्दी में हमने बताया ना क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होती है, इसलिए इनको ध्यान रख के करिएगा जब भी एमसीक्यू यूज करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का मतलब द होल वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ फाई इंक्लूडिंग द कोसाइन। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में जब हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो यहां से देखते हैं, कॉस फाई का फॉर्मूला था R/Z, और Z क्या होता है एलसीआर का, दिस इज R² + XL - XC होल स्क्वायर। और रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई करते XL = XC, मींस दिस बिकम 0 दिस टर्म। तो ये R² बचेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो R आउटसाइड आ जाएगा, मतलब R/R दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1। So during the resonance, the value of power factor for a LCR circuit is 1, है ना, क्लियर है? यस सर। Okay. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल ड्यूरिंग द रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम में फेज एंगल की वैल्यू, मतलब व्हाट इज द, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द E एंड I इन LCR ड्यूरिंग द रेजोनेंस। तो वो क्या होगा, तो ये 1 होने के लिए क्या है, फाई की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तभी तो 1 होगा। यस सर। नहीं,
तो इसका मतलब फाई की अगर वैल्यू पूछी जा रही तो इट्स 0 डिग्री ड्यूरिंग रेजोनेंस, और पावर फैक्टर की पूछी जा रही है तो 1। और एक और थिंग जो यहां डिस्कस करनी चाहिए, इन विच कंडीशन अ सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो वंस अगेन इट्स आंसर शुड बी द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो एलसीआर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करेगा। इट कैन बी क्लियर फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन। देखो फाई क्या हो गया, 0 मीन्स द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट दैट इज ईएमएफ एंड करंट is 0 means the EMF and current are along the same direction, same as in a pure resistive circuit। यही होता है ना रेजिस्टिव में, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन एक ही होता है नहीं? होता है सर, होता है। तो ये यहां पे क्लियर हो रहा है, फाई का 0 का मतलब दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है, दे आर along the same direction। और जब ये सिचुएशन आई किसमें है, दिस इज नॉट द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दिस इज द एलसीआर सर्किट। तो ये सिचुएशन किसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, एलसीआर में। और ये सिचुएशन एलसीआर में कब आई है, अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सो इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द एलसीआर बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर होगा ना ये भी? तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए जा सकते हैं आपसे पूछे जाने के लिए कि कौन कौन सी कंडीशन है पूरा। और ये जो रेजोनेटिंग सर्किट है, नॉर्मली ये यूज कहां किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टीवी सेट्स, टेलीफोन रिसीवर्स, इन जगह पर इसका यूज होता है जहां आपको रेजोनेंस कराना होता है। जैसे आपको पता है ऑडियो वीडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो आउटसाइड द सैटेलाइट सिग्नल्स हो या फ्रॉम द टावर, रिले फ्रॉम द टावर हो, वो आते हैं और आपके टेलीविजन या रिसीवर जो भी होता है, जिसका भी रिसीवर हो, उसके एंटीना से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी इज सेम द रेजोनेंस अकर एंड ऑन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द विजुअल्स पूरा। तो वो आपको इसी की वजह से दिखाई देते हैं। सेम एज रेडियो देखा होगा आप लोगों ने? यस सर, देखा है। ओके, रेडियो के अंदर भी एक एलसी सर्किट होता है। वो जो आप स्टेशन, हालांकि आजकल तो नहीं यूज किया जाता, लेकिन वो जो इतना तो पता ही है, स्टेशन को सर्च करने के लिए हम उस नॉब को रोटेट करते हैं रेडियो में। डिफरेंट स्टेशन के प्रोग्राम वी कैन लिसन बाय रोटेटिंग द नॉब। वो नॉब सिर्फ यही करती है, उसके अंदर एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर, जो ऐसा कैपेसिटर जो अपने प्लेट एरिया को चेंज कर सकता है, इसीलिए उसे वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। और जब कैपेसिटेंस चेंज होगा, एलसी सर्किट है, उसमें जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एल और सी में से कुछ भी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो उस नॉब के थ्रू हम क्या करते हैं, इनसाइड जो इनबिल्ड सर्किट होता है रेडियो का, उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होता है, और वो जो कैपेसिटेंस लगा कहां है, एलसी सर्किट में। जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो क्या होता है, डिफरेंट रेडियो स्टेशन से आने वाली वेव, आपने सुना भी होगा, अगर कोई प्रोग्राम रेडियो पे कभी सुना हो या एफएम पे तो देखते हैं, दिस प्रोग्राम इज रिले एट द फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, दिस मेगाहर्ट्ज टू दिस मेगाहर्ट्ज, है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं पूरा। तो जब हमारे उस रेडियो की रिसीवर की फ्रीक्वेंसी उस आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो रेजोनेंस हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंसी आपका सिस्टम पिक कर लेता है, और वही वेव जो साउंड वेव वहां से ट्रेवल करके आई है वो आपको अपने रेडियो पर सुनाई दे जाती है। वही प्रोग्राम उसी स्टेशन से आने वाला पूरा। बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। ओके, यस सर। तो आज का टॉपिक मेनली हमारा एलसीआर ही था। इसको रीड करना, कुछ डाउट आएंगे तो हमें कॉल या मैसेज कर लेना तुम लोग, और बाकी फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी तुम्हें मिलते हैं आपको, वो ट्राई करो, सॉल्व करो। ठीक है? ओके सर। एलसीआर एंड पावर कन्वेंशन। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।